चलिए स्टार्ट करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के साथ। सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है? वैसे तो ये वर्ड आपने बहुत बार पढ़ा है, लेकिन अगर आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाए तो आपको मतलब पता होना चाहिए। तो सिंपल सी चीज़, ऐसी पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कि रेगुलेट करती हैं। किस चीज़ को रेगुलेट करती हैं? डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी विद पब्लिक, या क्रेडिट फ्लो, मतलब एक स्मूथ फ्लो इकोनॉमी के अंदर बना रहे टू अचीव सम प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक्स ऑब्जेक्टिव। ये प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? तो देखिए, जनरली तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो प्री स्पेसिफिक मैक्रो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसमें प्राइस स्टेबिलिटी आता है, इकोनॉमिक ग्रोथ आता है। तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं इनको अचीव करने के लिए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट रेगुलेटिंग पॉलिसीज बनाती है दैट इज कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, These policy affect aggregate demand components, that is investment and consumption। ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ईडी के दो पार्ट होते हैं, इन्वेस्टमेंट एंड कंजम्पशन, यूजिंग बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव मेजर्स। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट खुद डायरेक्टली ऑपरेट नहीं करती, उसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी जो कि जनरली सेंट्रल बैंक होती है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जैसे हिंदुस्तान में है, जिसके थ्रू ये सारी की सारी पॉलिसीज रन की जाती हैं। इसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क की बात करें तो इसमें दो चीज़ें आती हैं, एक आता है ऑब्जेक्टिव्स, एक आता है एनालिटिक्स। तो हम सबसे पहले बात करेंगे व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो प्री केनेजियन पीरियड में या आप कहें बिफोर 1930s ग्रेट डिप्रेशन, 1930 में जो ग्रेट डिप्रेशन आया था उससे पहले सिर्फ एक कन्वेंशनल ऑब्जेक्टिव, एक ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव था, दैट इज द मेंटेनेंस ऑफ प्राइस स्टेबिलिटी। उस समय किसी भी देश में कोई भी मॉनेटरी पॉलिसी बनती थी तो उसका एक सिंगल ऑब्जेक्टिव होता था कि कैसे प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन की जाए। लेकिन ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन 1930 के बाद जो मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव्स थे उसमें चेंज आया, और पोस्ट केनेजियन पीरियड के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसका फोकस ये सिर्फ प्राइस स्टेबिलिटी पे नहीं रहा। येस, इट वाज वन ऑफ द main objective, that is the maintenance of price stability, but it shifted to another two aspects also, that is the achievement of high level of economic growth as well as maintenance of full employment। बहुत important है what are the objectives of monetary policy। तो आपको ऐसे ही लिख के आना है कि प्री केनेजियन पीरियड में क्या थे और पोस्ट केनेजियन पीरियड में क्या है। समझ में ही बात? श्योर। इसके बाद what are the objectives of RBI, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले टू रेगुलेट इशू ऑफ बैंक नोट्स, कितने नोट्स प्रिंट करने हैं, कब करने हैं, कैसे करने हैं, कीपिंग द रिजर्व्स फॉर मॉनेटरी स्टेबिलिटी, कंट्रोल द क्रेडिट सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। तो ये तीन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब देखिए, इसमें प्राइस स्टेबिलिटी डायरेक्टली कहीं पे भी नहीं है, लेकिन ये तीनों बातें कि बैंक इशू को कंट्रोल करना, रिजर्व्स मेंटेन रखना और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, तो कहीं ना कहीं तीनों का एक ही मकसद है, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना। प्राइस स्टेबिलिटी इज नॉट स्पेसिफिकली कवर्ड, बट ऑल दीज ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड्स एडिक्वेट फ्लो ऑफ क्रेडिट इन प्रोडक्टिव सेक्टर्स टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। जितने भी आप ये तीन बातें कर रहे हैं इनका मेन मकसद क्या है कि किस तरीके से एक स्मूथ फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोडक्टिव सेक्टर्स को मिलता रहे। प्रोडक्टिव सेक्टर्स मतलब प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, पैसे की कमी ना आए, जो भी इनको एक क्रेडिट की ज़रूरत है वो उनको मिलता रहे, क्योंकि जब प्रोडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा तो सारी चीज़ें अपने आप से ही चलेंगी। ठीक है, टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 3 नंबर का क्वेश्चन इस पर आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डेवलपिंग कंट्री, या आप कहें इंडिया का, तो मेंटेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, ensuring adequate flow of credit to the productive sectors, encourage investments by moderate structure of interest rate। मतलब moderate मतलब ना ज़्यादा हाई होनी चाहिए ना ज़्यादा कम, एक ठीक ठाक इंटरेस्ट रेट्स पे फ्लो ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करना प्रोडक्टिव सेक्टर्स को, ताकि देश की ग्रोथ होती रहे। क्रिएशन ऑफ एफिशिएंट मार्केट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ताकि गवर्नमेंट को जब भी पैसों की ज़रूरत पड़े तो गवर्नमेंट भी फंड्स रेज कर सके। अपार्ट फ्रॉम दीज, फाइनेंशियल एंड एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी has assumed important role due to increasing globalization, कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन एप्रिसिएशन ना हो, एक जो देश की फाइनेंशियल पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी ग्रोथ वो अच्छी बनी रहे, और इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि आज एक इकनॉमी की दूसरी इकनॉमी पे डिपेंडेंस बहुत ज़्यादा होती जा रही। तो एक थियोरटिकल पार्ट है जो आपने देखा मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के, आरबीआई के और डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया के। इसके बाद हम बात करेंगे एनालिटिक्स ऑफ फ्रेमवर्क की। चलिए स्टार्ट करते हैं एनालिटिक्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी की।
देखिए, इस टॉपिक के अंदर हमें पढ़ना है कि कैसे इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट, क्वांटम चैनल और असेट प्राइस चैनल जो है देश के अंदर लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग प्यारा टॉपिक है। चलिए, प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स। जब आप बात करते हैं मॉनेटरी एग्रीगेट्स की तो इसके अंदर सब आ जाता है, क्वालिटेटिव मेजर्स, क्वांटिटेटिव मेजर्स, ऑल। तो प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्ट। लेवल ऑफ प्रोडक्ट का मतलब लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस। तो देखिए, अगर आपने पढ़ लिया है CRR में आप चेंज करते हैं, SLR में चेंज करते हैं, तो किस तरीके से वो क्रेडिट फ्लो को अफेक्ट करता है, किस तरीके से फिर वो अल्टीमेटली आगे क्रेडिट मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है, मनी सप्लाई को इफेक्ट करता है तो कैसे वो एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करता है, और किस तरीके से फिर वो आगे एग्रीगेट सप्लाई को इफेक्ट करता है। ये सब चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं। तो वही बोल रहा है, प्रोसेस थ्रू विच चेंज इन मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट्स अफेक्ट द लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस, उसको हम टेक्निकली नाम देते हैं मॉनेटरी ट्रांसमिशन मैकेनिज्म। आपसे पूछा जा सकता है ये। There are mainly 4 different mechanisms through which monetary policy influences the price level and national income. सबसे पहला है इंटरेस्ट रेट चैनल। अब ये क्या होता है, बड़े ध्यान से देखिए, सब आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, प्रोडक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ेंगे तो जो प्रोडक्शन यूनिट्स हैं उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ेंगी। यस और नो? जब उनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स बढ़ेंगी तो दे विल प्रेफर नॉट टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रोजेक्ट्स, क्योंकि भैया लोन पे उन्हें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ेगा, तो क्या वो नई इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेंगे? द आंसर इज नो। तो उनका इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या होगा? कम होगा। सेम वे अगर आप हाउस होल्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो उनकी भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ रही है, तो वो भी सोचेंगे कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम से कम किया जाए। भैया सीधी सी बात है, रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई है तो कार लोन लेते हुए बंदा सोचेगा, लेकिन अगर कम है तो वो सोचेगा कि ठीक है यार, इंटरेस्ट कम जा रहा है, ले लेते हैं। तो इट अफेक्ट्स फर्म एज वेल एज टू द हाउस होल्ड्स। अगर फर्म्स के केस में कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है तो वो अपने इन्वेस्टमेंट्स कम कर देते हैं, हाउस होल्ड्स के केस में बढ़ती है तो वो अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम कर देते हैं। अल्टीमेटली दोनों से फर्क क्या पड़ता है? लीड्स टू डिक्लाइन इन एग्रीगेट डिमांड। भाई इससे होता क्या? अल्टीमेटली एग्रीगेट डिमांड कम होती है, और जब डिमांड ही कम होगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट आउटपुट, और जिसको आप सप्लाई कहते हैं, जब डिमांड ही नहीं होगी तो ऑब्वियसली सप्लाई भी कम होगी, तो एंड कॉन्सिक्वेंटली एग्रीगेट आउटपुट, और जब सप्लाई कम होगी तो क्या कम होगा? एम्प्लॉयमेंट कम होगा। यस और नो? हाँ, अगर वाइजा वर्सा सिचुएशन है, इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं, बोरिंग कॉस्ट कम होती है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर्स बढ़ेंगे, तो फिर वाइसा वर्सा इन केस ऑफ एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, फिर वाइसा वर्सा होगा, मतलब एडी भी बढ़ेगा, एग्रीगेट सप्लाई भी बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी। तो वेरी फर्स्ट फैक्टर दैट इज द इंटरेस्ट रेट, जो सारा रेट में आपको सामने है कि उसका क्या इंपैक्ट पड़ता है। सेकंड आता है एक्सचेंज रेट चैनल। बड़े ध्यान से देखिए, एक्सचेंज रेट चैनल कैसे, बड़े ध्यान से समझना बहुत आसान है। अगर करेंसी में एप्रिसिएशन होता है, सपोज $1 70 का था, एप्रिसिएशन का मतलब कम हो गया, ठीक है, $1 60 का हो गया। देखिए, एप्रिसिएशन की बात का मतलब क्या होता है कि $1 को लेने के लिए पहले 70 रुपये देने पड़ते थे, अगर अब 60 देने पड़ते तो हमारी करेंसी की जो औकात है वो ज़्यादा हो गई, क्योंकि उसी डॉलर को लेने के लिए हम पहले 70 दे रहे थे, अब 60 दे रहे हैं, ठीक है। अब होता क्या, इससे मेन चीज़ इस पे आई, मेक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स कॉस्टली फॉर फॉरेनर्स। अगर $1 70 से 60 का हो गया तो देखो, पहले फॉरेनर्स $1 देते थे, 70 रुपये के गुड्स मिल जाते थे। देसी भाषा में $1 दिया उन्होंने, 70 रुपये के समोसे मिलते थे उन्हें। अब वो $1 दे रहे हैं, उन्हें कितने रुपए के समोसे मिल रहे हैं? 60 रुपये के समोसे मिल रहे हैं। मतलब उनके लिए $1 में पहले 70 रुपये के गुड्स आ रहे थे, अब $1 में 60 रुपये के गुड्स आ रहे हैं, तो वो कहेंगे क्या? हिंदुस्तान का गुड बहुत महंगा हो गया है। मेक्स डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स कॉस्टली फॉर फॉरेनर्स। यस और नो? और हिंदुस्तानियों के लिए, अब हिंदुस्तानी तो महान है, हिंदुस्तानी कहते हैं भैया पहले 70 रुपये देते थे, विदेश से $1 का सामान आता था, अब 60 रुपये देने में विदेश से $1 का सामान आ जाता है। सपोज आपको विदेश से कोई बॉटल मंगानी है पानी की, अब पहले वो पानी की बॉटल मंगाने के लिए आपको 70 रुपये देने पड़ते थे, अब 60 रुपये देने पड़ रहे। ये नहीं कि बोतल सस्ती हो गई, आपकी करेंसी की वैल्यू सुधर गई थोड़ी सी। तो इससे होगा क्या? हिंदुस्तानी इंपोर्ट्स बढ़ा देंगे, इंपोर्ट्स बिकम चीपर फॉर इंडियंस। यस और नो?
अब होता क्या है, देखो अगर एप्रिसिएशन हुआ तो डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए फॉरेनर्स के लिए और इम्पोर्ट जो है वो चीपर हो गए इंडियंस के लिए। अगर डोमेस्टिक गुड्स महंगे हो गए फॉरेनर्स के लिए तो एक्सपोर्ट हमारा कम होना शुरू हो जाएगा, और अगर इंपोर्ट्स सस्ते हो गए तो हमारे इंपोर्ट बढ़ने शुरू हो जाएंगे, और एक्सपोर्ट गिरे या इंपोर्ट बढ़े दोनों ही सिचुएशन में हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होगा, फॉल होगा। नेट एक्सपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, यस और नो। और अगर नेट एक्सपोर्ट हमारा फॉल करेगा, हमारी गुड्स विदेशों में नहीं बिकेंगे, तो हमें अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन को कट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट भी कम होगी। समझ में आई बात? तो देखिए पहला फैक्टर है इंटरेस्ट रेट चैनल, वो सारा मैंने आपको रेट से बताया हुआ है। सेकंड चैनल है एक्सचेंज रेट चैनल, जो वो मैंने सारा आपका ऑरेंज से दिखाया हुआ है। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद है क्वांटम चैनल या बैंक लेंडिंग चैनल। देखिए बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आपने सुने हैं। इसमें सेंट्रल बैंक क्या करता है, सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू बैंक। जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज होती है वो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को बेची जाती है। समझना जरा। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस सेंट्रल बैंक कर रहा है, मतलब सेंट्रल बैंक सेल कर रहा है गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज। तो होगा क्या, अगर बैंकों ने गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज परचेज कर ली, आप समझना, बैंक अगर गवर्नमेंट की सिक्योरिटी परचेज कर रहे हैं तो बैंक के पास पैसे की कमी हो रही है। भाई अगर बैंक ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी परचेज नहीं करता तो ये पैसा क्या करता, वो लोन फॉर्म में देता, बट उसने तो पैसा कहाँ फंसा दिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो ऑब्वियसली बैंक रिजर्व्स फॉर लोन्स विल फॉल। कहीं ना कहीं लोन देने के लिए उनके पास पैसों की कमी आएगी, क्योंकि उनका पैसा कहाँ फंस गया है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदने में। बैंक्स विल कट बैक देयर लेंडिंग, वो अपनी उधार देने की क्षमता को कहीं ना कहीं कम करेंगे। फर्म्स डिपेंडिंग ऑन बैंक्स फॉर लेंडिंग विल कट बैक देयर इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग। अब जो भी प्रोडक्शन यूनिट्स बैंक्स पे डिपेंड है कि भैया वर्किंग कैपिटल का पैसा वहाँ से आ जाएगा, या जो भी फंड्स वहाँ से वो रेस करती हैं बैंक से, कहीं ना कहीं वो भी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग अपनी कम करेंगी, क्योंकि बैंकों पे ही पैसा नहीं है, वो कहाँ फंस गया, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में। इससे क्या होगा, जब फर्म्स इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग कम करेंगी तो ऑब्वियसली एग्रीगेट आउटपुट कम होगा, एग्रीगेट सप्लाई कम होगी, जिससे एम्प्लॉयमेंट भी कम होगा। समझ में आई? एक बहुत ही सिंपल चार्ट में सब कुछ आपके पास है, कुछ आपको मेहनत नहीं करनी, ऊपर वाले ने सारी मेहनत हमसे करवा दी। आप सिर्फ मजे लीजिए, आराम से नोट करिए, और एक बार मन करता है तो ICI बुक को गो थ्रू करिए, फिर आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा कि मेहनत कितनी अच्छी मेहनत हो गई है। असेट प्राइस चैनल या बैलेंस शीट चैनल। देखिए अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट भी है, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कैसे इम्पैक्ट है, आपकी वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ जाती है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। और लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करें तो कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग द फिक्स्ड एसेट्स। भाई आप कोई मशीन परचेज कर रहे हो 3 करोड़ रुपए की, बैंक से लोन लेके कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं तो आपकी फाइनेंसिंग कॉस्ट बढ़ गई, आपकी EMI बढ़ गई, yes or no? And in both the situations leads to decline in the share prices in the stock market. Why? So जब बैंक्स की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ती है, एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, प्रॉफिट्स कम आ रहे हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसका स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिलता है, शेयर प्राइसेस फॉल होते हैं। ये तो चलो लिख दिया। मेन तो ये है कि अगर वर्किंग कैपिटल की कॉस्ट बढ़ रही है, फाइनेंसिंग फिक्स कॉस्ट बढ़ रही है, तो एग्रीगेट आउटपुट दैट इज एग्रीगेट सप्लाई कम होगी और कॉन्सिक्वेंटली एम्प्लॉयमेंट कम होगा। तो कैसे मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीगेट्स पूरे के पूरे सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस को इफेक्ट करते हैं, वो हमने देखा। इंटरेस्ट रेट कैसे करता है, एक्सचेंज रेट, क्वांटम चैनल, असेट प्राइस चैनल। समझ में आई बात? ठीक है। The manner in which these different channel function in a given economy depends on the stage of development. किस एक्सटेंट तक कौन सा फैक्टर काम करेगा वो डिपेंड करता है कि इकोनॉमी की डेवलपमेंट स्टेज क्या चल रही है और ऑलरेडी उसका क्या फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है, क्या उसकी GDP ग्रोथ है, काफ़ी फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। लेकिन किसी भी इकोनॉमी में ये 4 फैक्टर्स जो हैं डिसाइड करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी की कि लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइस क्या रहने वाला है। समझ में आई बात? चलिए बात करते हैं ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स की। इसमें हमें पढ़ना है कि मॉनेटरी पॉलिसी को किस तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े ध्यान से देखिए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन्वॉल्व्स 3 मेजर एस्पेक्ट्स। पहला ऑपरेटिंग टारगेट सिलेक्ट करना, दूसरा इंटरमीडिएट टारगेट सिलेक्ट करना, तीसरा पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना। अब ऑपरेटिंग टारगेट का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप
आपको एक अपना ऑब्जेक्टिव, एक टारगेट सेट करना पड़ेगा जिसके लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं। इट मे बी द इन्फ्लेशन, इट मे बी द डिफ्लेशन। सपोज देश में महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उस केस के अंदर आप क्या करेंगे, रेपो रेट्स और बैंक रेट्स और आपका CRR, SLR जो है, अगर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है तो इनको इंक्रीज करते हैं। ये आप डिटर्मिनेशन में देख चुके हैं। डिफ्लेशन हो रहा है तो आप इन्हीं चीज़ों को कम करते हैं। तो आप सिलेक्ट करते हैं टारगेट दैट मॉनेटरी पॉलिसी कैन इन्फ्लुएंस। ये आपका सबसे पहला प्राइम टारगेट जो आपने सिलेक्ट किया। उसके बाद आपका एक इंटरमीडिएट टारगेट होता है कि जो भी आपने ऑपरेटिंग टारगेट सिलेक्ट किया है उसके लिए जब आप मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज आएंगे। सपोज इन्फ्लेशन चल रहा है या डिफ्लेशन चल रहा है, एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टारगेट। तो अगर आप इस टारगेट को अपने कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है या डिफ्लेशन खत्म करना है, इस टारगेट को अचीव करते हैं, तो कैसे पता लगेगा, जब देश में इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, यस और नो। तो दिस इज योर इंटरमीडिएट टारगेट कि ऑपरेटिंग टारगेट का जो आपने अचीव करने के लिए जो कॉन्सिक्वेंसेज आपको देखने को मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमीडिएट टारगेट। एक्सपेक्टेड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अचीवमेंट ऑफ ऑपरेटिंग टारगेट, दैट इज होप ऑफ सेंट्रल बैंक टू इन्फ्लुएंस टू अ रीजनेबल डिग्री। उसके बाद आप कोई ना कोई इसके लिए पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट सेलेक्ट करते हैं, जो भी आप सेंट्रल बैंक क्वालिटेटिव मेजर्स ले, क्वांटिटेटिव मेजर्स ले। फॉर इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक यूजेज इट्स रेगुलेटरी पावर्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो ये तीन चीजें होती हैं। सबसे पहले क्या टारगेट है, कैसे पता लगेगा कि ये टारगेट की डायरेक्शन में हम काम कर रहे हैं, और तीसरा उस टारगेट की डायरेक्शन में हमें किस तरीके से काम करना शुरू करना है। ठीक है, इसके बाद इसके लिए से 6 चीजें हमारे सामने हैं जो हम एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहला है कैश रिजर्व रेशो। देखिए मैं ओवरव्यू दूंगा क्योंकि ये सब चीजें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। CRR क्या होता है, टोटल डिपॉजिट्स का वो फ्रैक्शन जो कमर्शियल बैंक्स को RBI पे रखना पड़ता है। रेफर्स टू द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नेट डिपॉजिट एंड टाइम लायबिलिटीज, टेक्निकल वर्ड है NDTL, ऑफ शेड्यूल कमर्शियल बैंक इन इंडिया विच इट शुड मेंटेन एज कैश डिपॉजिट विद रिजर्व बैंक। NBFCs जो होते हैं, NBFI, उनको CRR मेंटेन नहीं करना होता, सिर्फ बैंक्स को करना होता है। रिजर्व बैंक इस पे कोई भी इंटरेस्ट पे नहीं करता। हाँ, अगर बैंक CRR मेंटेन करने में फेल होते हैं तो उन पे पेनल्टी जरूर लगाई जाती है बाय RBI। ठीक है, और जितना CRR ज़्यादा होगा उतना मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी है कम होगी। क्यों, उतनी मनी सप्लाई कम होगी, ज़्यादा पैसा RBI के पास होगा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास लोन बांटने के लिए पैसे की एबिलिटी कम होगी। ठीक है, और उसके बाद कैश रिजर्व रेशो अप्रैल 2019 में 4% है और ये काफ़ी सालों से 4% इंटेक्ट है और 4% ही रहनी चाहिए। तो 6 पॉइंट्स मोटे मोटे CRR के बारे में जो आपको लिखने हैं। इसके बाद आप आते हैं SLR पे। तो SLR क्या होता है, वो टोटल डिपॉजिट्स की फ्रैक्शन जो बैंक्स को हर समय अपने पास रखनी होती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, गोल्ड या स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इतने नाम याद करने की जरूरत नहीं। अब अगर बैंक SLR अपने पास मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो उन पर पेनल्टी लगाई जाती है। ठीक है, SLR अप्रैल 2019 में 19.5% था। ठीक है, वक्त के साथ SLR बहुत कम कर दिया जा रहा है और किसी टाइम पे 24% हुआ करता था। अब अप्रैल 2019 में 19.5% है। SLR फैसिलिटेट्स मार्केट फॉर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, क्योंकि होता क्या है, बड़े ध्यान से देखिए, मैं आपको बताऊँ, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। SLR का पैसा का मतलब क्या है, ये पैसा बैंक्स के पास पड़ा हुआ है। अब बैंक्स कहते हैं कि ये पैसा तो हमें हर समय अपने पास रखना ही पड़ेगा एज ए रिजर्व। तो बैंक क्या करते हैं, इस पैसे से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेते हैं। क्यों, क्योंकि अपने पास रखेंगे एज रिजर्व तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, लेकिन अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लेंगे तो एटलीस्ट उस पर क्या कमाएंगे, इंटरेस्ट कमाएंगे। और अगर गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद भी ली तो वो भी माना जाता है कि एक तरह से आप क्या मेंटेन कर रहे हो, SLR मेंटेन कर रहे हो। भाई 100 रुपये आप अपने पास रखो या गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रखो, दोनों ही SLR का पार्ट है, चाहे कैश फॉर्म में रखो चाहे गवर्नमेंट सिक्योरिटी। लेकिन कैश फॉर्म में अगर बैंक अपने पास रखेगा तो कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा उसे, तो बैंक क्या प्रेफर करेगा कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद लो ताकि कुछ तो इंटरेस्ट मिले। तो SLR एक अच्छा खासा सोर्स है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का। मतलब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जब गवर्नमेंट इशू करती है तो बैंक्स जो है आउट ऑफ द फंड्स ऑफ SLR, आउट ऑफ द रिजर्व्स ऑफ SLR गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं। उसके बाद जितना SLR ज़्यादा होगा उतनी लिक्विडिटी सिस्टम में कम हो गया एंड वाइस वर्सा। नोट कर लीजिए फास्ट इसे। इसके बाद बहुत ही अच्छी चीज़ लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी।
ये क्या है? देखिए आपको पता है सेंट्रल बैंक जो है उसको हम क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक, बैंकों का बैंक है, हाँ या ना? मतलब अगर कभी भी कमर्शियल बैंक्स को पैसों की जरूरत है तो उस केस के अंदर कौन है इनका माई बाप? आरबीआई। तो उसी के ऊपर ये पूरे के पूरे पॉइंट है, ध्यान से देखिए क्या है एलएफ। इट इज द टूल यूज्ड इन द मॉनेटरी पॉलिसी बाय आरबीआई दैट अलाउज बैंक टू बोरो मनी थ्रू रीपर्चेज एग्रीमेंट। रेपो रेट याद करो आप, हमने क्या पढ़ा था रेपो रेट में कि अगर कमर्शियल बैंक्स को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए लोन चाहिए तो वो किससे ले सकते हैं? आरबीआई से ले सकते हैं, सेंट्रल बैंक से ले सकते हैं, और जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हैं उसको रेपो रेट बोला जाता है। एक्चुअली रेपो रेट, रेट वर्ड हटाओ तो क्या बनता है? बचता है रेपोज। रेपोज इज द रीपर्चेज एग्रीमेंट, ठीक है। इसके अंदर रीपर्चेज एग्रीमेंट में क्या होता है कि बेसिकली आरबीआई अलाउ करता है बैंक्स को कि वो कमर्शियल बैंक्स जो है आरबीआई से लोन ले सकते हैं, या और फॉर बैंक्स टू मेक लोन्स टू द आरबीआई, और वाइसा वर्सा भी हो सकता है कि बैंक भी आरबीआई को लोन दे सकते हैं, और उस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिवर्स रेपो एग्रीमेंट्स। जैसे वो रिवर्स रेपो रेट होता था, सेम वे रिवर्स रेपो एग्रीमेंट। इट हेल्प्स इन मैनेजिंग लिक्विडिटी प्रेशर्स एंड बेसिक स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट। तो लिक्विडिटी पोजीशन को कहीं ना कहीं मेंटेन करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अ सेंट्रल बैंक इज अ बैंकर्स बैंक। इट प्रोवाइड्स लिक्विडिटी टू बैंक्स व्हेन द लेटर फेस शॉर्टेज ऑफ लिक्विडिटी। दिस फैसिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल बैंक थ्रू इट्स डिस्काउंट विंडो। The scheduled commercial banks can borrow from the discount window against the collateral of securities like commercial bills, government securities, treasury bills and other eligible papers. मतलब ये थोड़ी ना है कि देखो बैंक जब लोन लेने के लिए जाएंगे आरबीआई पे तो उन्हें भी कोलेट्रल रखनी पड़ती है, जैसे पब्लिक को बैंक पे रखनी पड़ती है सिक्योरिटी, सेम वे कमर्शियल बैंक्स को भी अगर सेंट्रल बैंक से लोन लेना है तो कुछ ना कुछ सिक्योरिटी रखनी पड़ती है। सिक्योरिटी फॉर्म में वो कमर्शियल बिल्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स या जो भी एलिजिबल सिक्योरिटीज हैं वो रख सकते हैं, ठीक है। रीपर्चेज ऑप्शंस और इन शॉर्ट रेपो इस डिफाइंड, ये आपसे पूछा जा सकता है कि रीपर्चेज एग्रीमेंट होते क्या है, ऑप्शंस होते क्या है, रेपो होता क्या है। तो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज विद एन एग्रीमेंट टू रीपर्चेज द सिक्योरिटीज ऑन अ म्यूचुअली एग्रीड फ्यूचर डेट एट एन एग्रीड प्राइस विच इंक्लूड्स इंटरेस्ट। मतलब समझे? नहीं समझे बताता हूँ। सपोज कोटक बैंक है, ठीक है, ये आरबीआई पे गया और इसके पास कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। अब कोटक बैंक को लोन चाहिए, ठीक है, पैसे की जरूरत है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है सपोज 100 करोड़ की, ठीक है, 3 महीने के लिए लोन चाहिए। तो कोटक ने क्या किया, ये आरबीआई पे रख दी, ठीक है, और आरबीआई ने जो है 100 करोड़ का लोन दे दिया 3 महीने के लिए। अब बेसिकली कोटक क्या करेगा, 3 महीने बाद ये सिक्योरिटीज आरबीआई को उसने बेच दी है, एक तरह से सेल कर दी। लेकिन जब सेल करी है तो उसी समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ है कि कोटक को इसे रीपर्चेज करनी पड़ेंगी, अब वापस लेनी पड़ेंगी, ठीक है। सपोज रीपर्चेज करनी पड़ेंगी 103 करोड़ पे, ठीक है। तो कोटक को पैसे की जरूरत थी, आरबीआई ने एक बार 100 करोड़ पे दे दिए, लेकिन वो सिक्योरिटीज आरबीआई पे आ गई। लेकिन उसी समय एक एग्रीमेंट साइन हुआ कि कोटक इन सिक्योरिटीज को वापस लेगा कितने में? 103 करोड़ में। कितने फालतू देगा एक तरह से कोटक? 3 करोड़ पे, क्योंकि मिले तो उसको 100 थे और वापस कितने करने? 103। तो ये 3 करोड़ जो है एक तरह का किसका काम कर रहे हैं? इंटरेस्ट का। समझ में आई बात? पढ़ो जरा। इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स, मैं एक एक चीज दिखाता हूं आपको। इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर बोरिंग फंड्स बाय सेलिंग सिक्योरिटीज with an agreement to repurchase the securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest. समझ में आया? Same way reverse repo है। is defined as an instrument for lending funds by purchasing securities with an agreement to resell securities on a mutually agreed future date at an agreed price which includes interest for the funds lent. But difference इतना है कि रेपो के अंदर कौन यूज करेगा इसको? कमर्शियल बैंक्स। रिवर्स रेपो में लोन किसको चाहिए होता है? आरबीआई को, ठीक है। तो पहले 3 पॉइंट्स तो आपको इसी में लिए लिखने हैं कि फर्स्ट, सेकंड, उसके बाद ये आपका थर्ड। फिर आप इसमें रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट जो है इसको एक्सप्लेन कर देंगे।
जो आप ऑलरेडी डिटर्मिनेशन में देख चुके हैं, ठीक है। बस यही आपका लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी है। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी इज बेसिकली नथिंग बट इट्स अ सम ऑफ रेपो एंड रिवर्स रेपो, इन दोनों को कंबाइनली हम लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी बोल देते हैं। अगर पूछा जाता है तो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और फोर्थ आप लास्ट में रेपो रिवर्स रेपो रेट को एक्सप्लेन कर देना, ठीक है। इसके बाद 3 टाइप्स ऑफ रेपो मार्केट्स हैं। एग्जाम में क्वेश्चन एक अलग से पूछा जा सकता है, नाम पता होनी चाहिए। रेपो ऑन सॉवरेन सिक्योरिटीज, रेपो ऑन कॉर्पोरेट डेट सिक्योरिटीज, अदर रेपोस। तो अगर आपकी किस्मत खराब है, इस तरह का क्वेश्चन आ गया तो वो आप प्रिपेयर करके चलिए। आई होप जिस एक्सपेक्टेशन के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया था वो एक्सपेक्टेशन आपकी पूरी हो रही है, और जो भी कॉन्सेप्ट्स आप क्लियर करना चाहते थे, जिस टॉपिक में आप कमांड चाहते थे अपने रिस्पेक्टिव एग्जाम के लिए, वो आप इस वीडियो के थ्रू फुलफिल कर पा रहे हैं। यहाँ मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि हमारे सभी पेड कोर्सेज जो हैं वो आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम्स के अवेलेबल हैं ऑन द वेबसाइट eScholars.in, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया गया है। आई विल जस्ट रिक्वेस्ट यू कि आप सोचिए कि फ्री कॉन्टेंट में अगर इतना दम है तो पेड कॉन्टेंट में हमने क्या क्या चीज़ें आपको दे रखी होंगी। एक बार आप जाके हमारी वेबसाइट ज़रूर विजिट करें eScholars.in, और आप विश्वास मानिए नर्सरी के स्कूल से भी कम फीस पर हमने आपको वीडियो लेक्चर्स जो है आपके एग्जाम के लिए प्रोवाइड करवा रखे हैं, एंड मच ऑफ प्रीमियम क्वालिटी। थैंक यू सो मच। चलिए स्टार्ट करते हैं मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के साथ। क्या है ये? अभी आपने LAF पढ़ा, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसके अंदर जो बेसिकली सेंट्रल बैंक है कमर्शियल बैंक्स की हेल्प करता है थ्रू रेपोज एग्रीमेंट। अब सपोज रेपोज एग्रीमेंट भी सफिशिएंट नहीं है और इसके बावजूद कमर्शियल बैंक्स को फंड्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक है। इसमें क्या होता है कि RBI जो है कमर्शियल बैंक्स को अलाउ करता है कि आप अपना SLR यूज़ कर सकते हो। जो SLR जो कि आपने पढ़ा है कि उन्हें कम से कम हर समय इतना कैश रखना होता है अपने पास, लेकिन RBI में अलाउ कमर्शियल बैंक्स टू यूज़ SLR, और उसके लिए उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा दैट इज कॉल्ड एज पैनल रेट। पैनल रेट क्यों वर्ड बोला? क्योंकि देखो कायदे से आप SLR यूज़ नहीं कर सकते, बट इन केस ऑफ इमरजेंसी RBI में अलाउ, इसीलिए RBI को यहाँ बोला जाता है लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट। तो उस केस के अंदर जो RBI वो अलाउ कर सकता है कि आप SLR जो है अपना यूज़ कर लो, SLR को थोड़ा डिप कर लो, कम मेंटेन कर लो, एंड यू कैन यूज़ दैट अमाउंट। बट ये जो पैनल रेट होगा ये रेपो रेट से ज़्यादा होगा, ताकि एक पेनल्टी की तरह ये बैंक्स के लिए काम कर सके कि वो रेपो तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहे, ये ना हो कि फिर वो SLR को डे टू डे बेसिस पे यूज़ करना शुरू कर दें। देखिए, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बीइंग अ बैंकर्स बैंक एक्ट एज ए लेंडर ऑफ लास्ट रिसॉर्ट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी announced by the RBI of India in its monetary policy 11 refers to the facility under which scheduled commercial banks can borrow additional amount of overnight money from the central bank over and above what is available to them through the LAF, liquidity adjustment facility window, by dipping into statutory liquidity ratio portfolio up to a limit at a panel rate of interest। समझ पाई बात? ये आपको एज इट इज याद करना है, इसमें कुछ प्लस माइनस मत कर देना। दिस प्रोवाइड्स अ सेफ्टी वेल्व अगेंस्ट अनएक्सपेक्टेड लिक्विडिटी शॉक्स टू द बैंकिंग सिस्टम। बैंक्स जो हैं ऑल वर्किंग डेज में बोरो कर सकते हैं एक्सेप्ट सैटरडेज बिटवीन 7 PM to 7:30 PM इन मुंबई। द मिनिमम अमाउंट जो है वो 1 करोड़ है और या उसके मल्टीपल्स में होगा। समझ में मत? बहुत 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। ये क्या होती है कि अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई है, कैश बहुत ज़्यादा आ गया, तो उस केस के अंदर जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू करती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती गवर्नमेंट की है, बट आपको पता है उसे इशू कौन करता है? RBI। इसे परचेज कौन करेगा? इसे परचेज करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। उससे क्या होगा, जो कैश है वो किस पे आ जाएगा? RBI पे, और मार्केट में लिक्विडिटी टाइट होगी। दिस इज कॉल्ड एज मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। मॉनेटरी पॉलिसी इंटरवेंशन बाय द RBI टू विड्रॉ एक्सेस लिक्विडिटी बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 2004 में आया था। सच गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आर बॉट बाय फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोरोज फ्रॉम RBI and issues treasury bills dated security for absorbing excess liquidity from the market arising from large capital inflow।
Bank rate has been aligned as the marginal standing facility rate, and therefore as and when MSF rate change alongside policy repo rate changes, the bank rate also changes automatically. तो बेसिकली ये जो थर्ड पॉइंट है इसका क्रक्स ये है कि MSF के बेसिस पर ही आपके बैंक रेट और रेपो रेट जो है वो डिसाइड होते हैं। इसके बाद ओपन मार्केट ऑपरेशन ये आप बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। बेसिकली इसमें जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ हैं RBI सेल भी करता है और परचेज भी करता है, लेकिन ये होता है ओपन मार्केट में, मतलब पब्लिक कैन ऑल्सो बाय एंड सेल। तो ये 6 पॉइंट्स इसके हैं, किसके, दैट इज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मॉनेटरी पॉलिसी। इसी तरीके से आपको लिख के आना है CRR, SLR, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम एंड OMO। और इसमें ये जो आपको 3 बताएं, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट पॉलिसी, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी और मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम, इस पे 2-2 नंबर के शॉर्ट नोट आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पूरा क्वेश्चन आने के चांसेस कम ही होते हैं, बट ये 3 पॉइंट्स पे छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे वो पूछ सकता है। चलिए बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट की। बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आपसे पूछा जा सकता है। ये क्या है? बेसिकली ये एक एग्रीमेंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और RBI के बीच में ऑन द मैक्सिमम टॉलरेबल इन्फ्लेशन रेट दैट द RBI शुड टारगेट टू अचीव प्राइस स्टेबिलिटी। मतलब मैक्सिमम जो एक डिसाइड हो गया कि इतना इन्फ्लेशन, जो कि प्रेजेंटली इन्होंने 6% डिसाइड किया हुआ है कि इससे ऊपर इन्फ्लेशन किसी भी हाल में नहीं जाना चाहिए, और लोअर इन्फ्लेशन रेट जो है वो 2% डिसाइडेड है कि उससे कम भी नहीं जाना चाहिए। देखिए इन्फ्लेशन होना भी ज़रूरी है, वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ के फेवर में होता है, लेकिन स्मॉल डोज, एंड स्मॉल डोज ऑफ 3-4% इज सफिशिएंट। देखिए जरा, the inflation target is to be set by Government of India in consultation with RBI once in every 5 years. Accordingly, the central bank has notified 4% CPI Consumer Price Index inflation as the target for the period 5 अगस्त 2016 से 31 मार्च 2021 का, with the upper tolerance limit of 6% and lower tolerance limit of 2%. Important है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। The RBI is mandated to publish a monetary policy report every 6 months explaining the source of inflation and forecast of inflation for the कमिंग पीरियड ऑफ 6 to 18 months। उसके अंदर उन्हें बताना होगा कि अगर जो भी 6 महीने में इन्फ्लेशन रहा उसके क्या कारण थे और अगले 6 से 18 महीने का क्या फोरकास्ट है। द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज कॉन्स्टिट्यूइंग अ फेलियर टू अचीव द इन्फ्लेशन टारगेट। कब माना जाएगा कि इन्फ्लेशन टारगेट अचीव नहीं हो रहा? द एवरेज इन्फ्लेशन इज मोर देन द अपर टॉलरेंस लेवल ऑफ द इन्फ्लेशन टारगेट फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। लगातार 3 सालों तक अगर 6% से ऊपर का इन्फ्लेशन रेट रहता है तो माना जाएगा कि वो फेलियर है। द एवरेज इन्फ्लेशन इज लेस देन द लोअर टॉलरेंस लेवल फॉर एनी 3 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स। तो फेलियर कब माना जाएगा ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेट हम अचीव नहीं कर पाए 1 साल में नहीं, लगातार 3 सालों तक, ठीक है, चाहे वो लोअर साइड हो चाहे अपर साइड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क एग्रीमेंट क्या है, समझ पाई बात। द चॉइस ऑफ CPI वॉज मेड बिकॉज इट क्लोजली रिफ्लेक्ट्स द कॉस्ट ऑफ लिविंग। CPI क्या है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जो कि क्या दिखाता है? कॉस्ट ऑफ लिविंग, एंड हैज़ लार्जर इन्फ्लुएंस ऑन इन्फ्लेशन। देखिए जो इन्फ्लेशन का मेन पार्ट है वो कहीं ना कहीं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। हिंदुस्तान में कंजम्पशन सबसे ज़्यादा है, और CPI अगर बढ़ रहा है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बढ़ रहा है, तो इट क्लियरली रिप्रेजेंट्स कि कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन है। एक्सपेक्टेशंस कंपेयर टू अदर एंकर्स। विद दिस स्टेप इंडिया इज फॉलोइंग कंट्रीज सच एज न्यूजीलैंड, USA, UK, यूरोपियन यूनियन एंड ब्राजील। ऑल्दो इन रीसेंट टाइम्स मैनी ऑफ द कंट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम दिस अप्रोच एंड टारगेटिंग नॉमिनल GDP ग्रोथ। तो इसके ऊपर एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जितना आपको अंडरलाइन करके दिया है सिर्फ इतना आप प्रिपेयर कर लीजिए, दैट वुड बी सफिशिएंट फॉर यू। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके ऊपर क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं।